बहुत धन्यवाद। सभी बढ़िया से पहले बैठ जाइए, सभी बच्चे बढ़िया से बैठ जाइए और लोगों को एहसास दिला दीजिए कि आप लोग इस बैच में मौजूद हैं। आप लोगों को अब हिस्ट्री की क्लास चलेगा, है कि नहीं? और हाँ, एहसास दिला दिए कि हम लोग हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था और करीब करीब हम लोग फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति को बहुत अच्छे से समझ लिए थे, जिसमें जो है से लुई 16वां की हत्या कर दिया गया था। और लुई 16वां के बाद जो राजा बना था नेपोलियन बोनापार्ट, जो इतना बढ़िया था कि लोगों की भलाई करता था, है कि नहीं? और फ्रांस की पूरी जनता उसको चाहती थी कि नेपोलियन बोनापार्ट ही इस देश का राजा रहे। लेकिन थोड़ा सा घमंड की वजह से, है ना, उसका पतन हो जाता है। वह पूरी धरती को अपनाना चाहता था, पूरे यूरोप में वह शासन करना चाहता था, है ना, जिसकी वजह से इसने छोटे छोटे राज्यों को तो जीतने का काम कर ही दिया था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है वाली बात थी। इसने रूस पर हमला कर दिया, रूस का जो मित्र राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, प्रसा, ये सब जितना भी लोग था सब साथ दे दिया और उसमें फ्रांस की हार हो गई। तो उसके बाद जो है इसको संत हेलेन टापू पर छोड़ दिया गया, जहां 6 साल तक किसी तरह जिंदा रहा और फिर यह क्या हो गया, मर गया। यहाँ तक तो कहानी आप लोग को बता दिए थे, इसके बाद भी कहानी बता दिए थे। अब मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, गेम खेलना शुरू कर दिया, है कि नहीं? और इसने क्या किया कि उसने कहा कि भैया एक संधि होगी फ्रांस के बीच और हम लोगों के बीच में, जिसमें फ्रांस पर जुर्माना भी लगाया गया, फ्रांस को 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया, है ना। नेपोलियन के द्वारा जो क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र था उस क्षेत्र को वापस भी करना पड़ा था। ये सब सारी कहानियां हो गया था, जिसकी अध्यक्षता, सोचिए ना कि पूरा फ्रांस और रूस के बीच में जो समझौता हुआ है वो कहाँ हुआ है, वियना में हुआ है, वियना संधि जिसको हम लोग कहते हैं। अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने किया। बताइए, जो वहां का चांसलर था, खूंखार आदमी था ये, है कि नहीं? और ये जो खूंखार लोग जो होते हैं, इनको जैसे दूध को, जैसे कैसे बोलेगा कि दूध का गोरा पिलाई को मिल गया था, बस वही बात हुई थी। उसके बाद मेटरनिख ने सोचा था कि भैया, उसका एक ही कहना था कि शासन करने के लिए हम बनाए गए हैं। हम किसके लिए बनाए गए हैं? शासन करने के लिए। जनता का शोषण करेंगे, शासन करेंगे और शोषण करेंगे, है कि नहीं? जनता जितना तड़पेगा उतना आनंद की अनुभूति हम करेंगे। ऐसे सोच वाला कौन था? मेटरनिख था। लुई 16वां उसी के सोच के तरह था। उसी के बीच में एक नेपोलियन आया था, जो जनता की भलाई करने वाला व्यक्ति आया था। क्या गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? यहां तक कि सब बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। इसने क्या किया, उसमें जो समझौता हुआ, इसने क्या किया कि बोला कि जो भी जहां भी नुक्कड़ वगैरह की सभा होती है उस सभा पर पाबंदी लगाइए, प्रेस पर पाबंदी लगाइए जो हम लोगों के खिलाफ बोलता है। स्कूलों और कॉलेजों में क्या लगा दिया? जासूस लगा दिया था, है कि नहीं? अब देखिए स्थिति क्या होता है। अब यहां से स्थिति को समझिए। 1815 से 1848 तक मेटरनिख का युग कहा जाता है, जिसको हम लोगों ने बताया भी, आप लोगों को पढ़ाया भी। और इसी के दौरान इसने जो समझौता रखा था, जिसमें इसने कहा था कि फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सामंत को हटा दिया, मताधिकार का प्रयोग करवा दिया, अपने सारे चीजों के बारे में जो अच्छा काम था, इसने समझौते के दरमियान में कहा कि सारे अच्छे काम जो नेपोलियन के द्वारा किए गए थे सब पहले बंद हो जाना चाहिए। और यूरोप में, फ्रांस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? स्कूल और कॉलेजों में हम लोगों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको बंद हो जाना चाहिए। प्रेस जो स्वतंत्रता से लिखता है, अगर वो ज्यादा, है ना, इधर से उधर लिखेगा तो उसको क्या हो जाना चाहिए? बंद होना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही कहनाम था, है ना, उसका सिर्फ एक ही कहनाम था कि शासन करो लेकिन जनता के शोषण के साथ करो। बात समझ आ गई ना? जनता की भलाई करने के लिए हम लोगों का चयन नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों का चयन हुआ है जनता का शोषण करने के लिए। इस तरह से कुछ राजा जो थे ये कर रहा था।
लेकिन बाबू रे एक चीज इस बात का ध्यान रखिए, इसे बता दीजिए सर, इसको यहाँ रख देते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, जो इतना खूंखार था, जिसकी प्रवृत्ति थी लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए, तो भैया जब जब अत्याचार होगा तब तब क्रांति होगी। क्योंकि अब फ्रांस के लोगों ने क्रांति करना 1789 में सीख लिया था कि नहीं सीख लिया था? भैया गिलोटीन पर चढ़ाया गया था लुई 16वां को, याद है कहानी? भैया बहुत सारी कहानियां हम अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन आप जान जाइए कि हिस्ट्री का मतलब बिट्टू सर पढ़ाएगा तो कलेजा निकालते है कि नहीं। अब इसका मतलब कि सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते हैं भैया, केमिस्ट्री का भी बेइंतहा मोहब्बत है हमको केमिस्ट्री से, मेरा सब्जेक्ट रहा है। फिजिक्स है, हम तो एक लाइन में कहते हैं कि अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाते हैं, हो फिजिक्स या हो केमिस्ट्री, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनाने आता है तो फिर फिजिक्स कैसा और केमिस्ट्री कैसा, है कि नहीं? खाली थ्योरी लिखवाइएगा किताब में से देख के। हाँ, अरे उसका जब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैथ न बनाने आ जाए तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर कैसा है कि नहीं? एकदम पानी की तरह हर वो क्वेश्चन बनना चाहिए जो लोगों को कड़ा लगता है। हम है ना आसान बनाएंगे ना। बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर आपको जूनियर डॉक्टर अभी बना नहीं दिए तो फिर क्या करना? क्या सर? हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो लगेगा कि बिट्टू सर ही हिस्ट्री का असली टीचर है। जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो लगेगा कि बिट्टू सर ही बायोलॉजी का असली टीचर है। मैथ पढ़ाएंगे तो लगेगा कि बिट्टू सर ही मैथ का सबसे ओरिजिनल टीचर है। अरे टीचर का मतलब क्या? जो पढ़ा रहा है उसी में रम जाए। पढ़िए ना, देखिए ना कैसे आपको पढ़ा देते हैं, रमा देते हैं, है कि नहीं? भैया मेटरनिक का अत्याचार बढ़ रहा था, मेटरनिक का अत्याचार क्या होने लगा? बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। इसने कहा कि अब फिर से इस फ्रांस का राजा बुर्बो राजवंश का ही लुई 18वां होगा। बात समझ में आ गई? और चूंकि भैया लुई 16वां को मारा गया था, 17वां की विलुप्त कहानी होगी, चूंकि उसमें नेपोलियन जो था से अपनी राजनीति किया था, है कि नहीं? और नेपोलियन जो है उसको 6 साल के बाद, है कि नहीं, उसकी मृत्यु हो गई 1821 ईस्वी में। 1815 में उसको सत्ता से हटा दिया गया। तो भैया फ्रांस बिना राजा का रहेगा? बैठेगा ना कोई। और ये मेटरनिक कहाँ के था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की राजधानी ये ना, ऑस्ट्रिया अलग, ऑस्ट्रिया यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महादेश अलग, है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अब वहां का राजा कौन बना दिया गया? मेटरनिक ने किसको राजा बना दिया? लुई 18वां को। और लुई 18वां को कहा कि तुमको विकास नहीं करना है, तुमको जनता के शोषण के लिए बनाए। बात समझ आ रही है? तुमको विकास नहीं करना है, तुम पूरा प्रोग्रेस नेपोलियन की तरह प्रोग्रेस करके नहीं दिखाओ। तुम जो है सब फिर से जो लुई 16वां करते थे, तुम्हारे खानदान के लोग करते थे, वही काम तुमको करना है कि नहीं? राजा की महत्व तभी होती है जब प्रजा कष्ट में रहे। बताइए तो। महिषासुर न था मेटरनिक जी? मां से मेटरनिक, मां से महिषासुर, महिषासुर था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसने कहा कि यूरोप में कोई सुधार नहीं होगा, और जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन को नष्ट कीजिए। सड़क बनाया है ना नेपोलियन, कबाड़ दो उसको, फिर से वही गड्ढा गुढ़ी में जाए लोग। नीतीश कुमार बिजली दे दिए है ना, सब बिजली का पोल काट दो, मेरा राज्य आ गया। मैंने जनता को क्रश करना। एक उदाहरण दी, मैं समझिए कि नीतीश कुमार करने से आ गए। समझ में आ रही बात? हाँ, स्कूल तुम जाएगा, के पाठक जी स्कूल सुधारे हैं, हमारा शासन आने दो, ये कोई स्कूल नहीं सुधरेगा। सब स्कूल में फिर से भैंस बंधाएगा, फिर से गाय बंधाएगा, है कि नहीं? कहने का मेरा मतलब है कि उसके सुधार को हटाओ। किसका कहना था? मेटरनिक। लुई 18वां को दिया। लेकिन आप इस बात को जानिए कि सब लुई 16वां जब शासन किया तो लुई 16वां कैसा शासक था? खराब।
कैसा शासक था? खराब। इसके बाद कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट ये कैसा राजा था? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। सीधा लाइन में जाने की बहुत अच्छा, समझे कि नहीं? इसने जो क्रांति किया था, जो विकास किया था, राष्ट्रवाद जो जगाया था, ये पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा था नेपोलियन का। इसके बाद मेटरनिख ने फिर किसको बना दिया? लुई 18वां को। किसको बनाया? लुई 18वां को। के बनाया था? मेटरनिख। ये कैसा था? ये खराब भी नहीं था, ये खराब भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था। खराब भी नहीं और अच्छा भी नहीं। अब सोच लीजिए तो कैसा राजा था? खराब भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था। क्योंकि यह इसको भीख में मिला था। कौन? फ्रांस की गद्दी। किसके चाहने पर? मेटरनिख के चाहने पर। इसलिए वह मेटरनिख की बातों को सुनता जरूर था, लेकिन इसको जो इच्छा होती थी वह करता था। लेकिन मेटरनिख किसी की पैरवी कर दे तो इसकी औकात नहीं थी कि उसको सुनता ये नहीं। बात समझ में आ गई ना? इसको कहता था, सिखाता था कि तुम राज करो, तुम प्रजा को भलाई मत करो, तुम प्रजा को नुकसान दो, तुम प्रजा को कष्ट दो, तुम सामंतवाद जो है से लागू करो, तुम किसानों को कर्जा को माफ नहीं करो बल्कि और 4 गुना बढ़ा दो। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन इसका मन कुछ कुछ ठीक था लुई 16वां से। ये बोला कि इतना क्रस करे, इतना हमसे नहीं होगा, तरी से कम सजा देंगे। आप कह रहे हैं आंख निकालो, काहे लगे आंख निकालिएगा? 2-4 पड़ा मार के छोड़ देता था, है कि नहीं? तो कहने का मतलब था कि ना बहुत ज्यादा अच्छा था और ना ज्यादा बहुत खराब था। लेकिन बाबुरे, इतिहास जो होता है ना, यह बर्दाश्त करने की शक्ति परिवर्तन होता है। जब मेटरनिख ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे एक प्रेस को आप बंद कर दीजिए। प्रेस स्वतंत्रता का चीज नहीं जी। प्रेस क्या है? जो सच्ची घटना को लिखने वाला होता है। उसी में से एक और लोग थे, ठीक है ना, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिनका नाम था मेजनी। क्या नाम था उनका? मेजनी। मेजनी कहा कि भैया तुम अत्याचार करोगे, हम उस अत्याचार को छापेंगे, हम उस अत्याचार को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रही है? तुम कह रहे हो कि प्रेस को बंद कर देंगे मेटरनिख, हम तुमसे डरने वाले नहीं। तुम मेरी हत्या कर दो, मुझे मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारी बातों से डरने वाले नहीं। भैया देखिए, देश में एक लोग हुआ है पैदा, तुम जान ले सकते हो लेकिन गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ नहीं सकते हो। बात समझ आ रही है ना? हम तुम्हारे गुलाम नहीं बन सकते हैं। और ऐसा ही फ्रांस में, यूरोपीय महादेश में एक जन्म गया। क्या नाम था उसका? नाम मेजनी। मेजनी ने कहा कि मेटरनिख की बातों से मैं सहमत नहीं हूं, और प्रजा की भलाई न करे ऐसे राजा को रहना भी जरूरी नहीं है। हम सभा भी करेंगे, हम प्रेस में भी छापेंगे, हम मेटरनिख के खिलाफ बोलेंगे, अगर गलत होगा तो गलत बोलेंगे। अब मेटरनिख सोचे कि मुझे रहने देना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं, ये उन पर निर्भर है, लेकिन हम दबने वाले नहीं। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मेजनी को हम बताना चाहेंगे कि मेजनी कौन थे। देखिए, मेजनी का जो जन्म हुआ था बाबू, मेजनी का जन्म जो हुआ था वह 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। थोड़ा सा देंगे प्रकाश। जिन्होंने क्रांति ला दी थी, ये किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, है ना? और इनकी सबसे प्रमुख भूमिका यहां नहीं, जब इटली को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया था, तो इटली के एकीकरण में, इटली को एक करने में पढ़ाएंगे भी आगे। अभी हम इसका वर्णन नहीं करेंगे, अभी जहां चल रहे हैं वहां चलेंगे। जब इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे या इटली जो है उसके बारे में जब पढ़ाएंगे, तब वहां इनका जिक्र बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, आप इतना ही जानिए कि इटली के एकीकरण का कोई अगर मसीहा कहलाया तो उनका नाम क्या था? मेजनी। याद रखेगा, मेजनी को इसी नाम से जाना जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था इनको क्या कहा जाता था? इटली के एकीकरण का
मसीहा, एकीकरण का मसीहा कहा जाता था किनको? मेजनी को। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है? इनके बारे में थोड़ा दे रहे हैं। और अभी क्रांति पढ़ाएंगे। इन्होंने जब अत्याचार शुरू हुआ तो 1830 में, कब? 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? नागरिक आंदोलन। नागरिक आंदोलन चलाया था। और यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरी जनता ने इनका समर्थन किया था। इनका समर्थन किया था। इनका समर्थन किया था। पूरी जनता ने इनका समर्थन किया था। 1830 की फ्रांस की दूसरी क्रांति हुई थी। अरे भैया, यूरोप में राष्ट्रवाद कब चक्कर समाप्त होगा? 3 क्रांति। पहली क्रांति 1789 पढ़ लिए, दूसरी क्रांति में प्रवेश कर गए 1830, और तीसरी क्रांति 1848 जैसी होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त होगा। आगे बढ़ेंगे, मुलाकात करेंगे किससे? समझ में आ गई बात ना? आगे की कहानियों में सुनेंगे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि 1830 ईस्वी में इन्होंने हम इनका परिचय दे रहे हैं। किनका? मेजनी का, है कि नहीं? इन्होंने 1831 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? यंग इटली। सारी कहानी इनके बारे में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी आप यहाँ आइए। फिर 1834 ईस्वी में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यंग यूरोप की स्थापना की। और तब मैं आपको बता दूं कि इनका एक पर्सनल संगठन था जिसका नाम था कार्नोबारी। ठीक है ना? यह जो संगठन चलाते थे, इनका क्या नाम था? कार्बोनारी संगठन। और इस कार्बोनारी संगठन में इन्होंने तमाम वैसे लोगों को इसमें जोड़ा जो देश के लिए सोचे, जो अपने राष्ट्र के लिए सोचे, जो यूरोप के लिए सोचे, फ्रांस के लिए सोचे, पूरे यूरोप महादेश के लिए सोचे। उनको जोड़ा गया था और इन्होंने भलाई करने का काम किया था। किसने? मेजनी ने। मेजनी डरने वाले सिपाही। बात समझ में आ गई? अब जरा से यहां सुन लीजिए। हम अब धीरे धीरे 1830 की यूरोपीय क्रांति में घुस जाए, फ्रांस की क्रांति में घुसे। आप लोग जिंदा है ना? तो बढ़िया से बढ़ जाइए, झुकना नहीं है। कहानियां इतनी शानदार है कि लोग झुक जाया करते हैं। नहीं, सुनिए ध्यान से। क्रांति है ये। जहां क्रांति की बात हो वहां शांति हो तो अच्छा लगेगा। क्रांति जहां हो वहां शांति की जरूरत नहीं है, वहां क्रांति की जरूरत है। वहां नारे गूंजेंगे, वहां जो है से है ना हल्ला होगा, वहां शोर होगा, तब क्रांति का महत्व होगा। क्या बात है? क्या बोलते हैं बीच में? तब जो है हम लोग अब अगला थोड़ी सी बात को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा टॉपिक बदल रहे हैं। 1830 में यूरोपीय क्रांति। कौन सी क्रांति? यूरोपीय क्रांति। कौन सी क्रांति? यूरोपीय क्रांति। इसी को कहते हैं फ्रांस की क्रांति द्वितीय। फ्रांस की क्रांति भी इसको कहते हैं। और यह दूसरी क्रांति होने वाली थी फ्रांस में। यह कैसी क्रांति थी? दूसरी। पहली क्रांति में क्या मरा था? बात समझ आ गई ना? अब देखिए, 1830 में यूरोपीय क्रांति में फ्रांस की क्रांति को बहुत ठाट से समझिए। राजा कौन था उस समय? 1815 में नेपोलियन के मरने के बाद लुई 18 बना था ना? आप याद रखिएगा कि सन 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा कौन था? लुई 18वां। लुई 18वां किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का। क्योंकि वहां उसी की सत्ता ज्यादा थी। बात समझ में आ रही है? एक बात समझ में आ रहा है? आप सभी बच्चों को मजा भी आ रहा है? एकदम कल्पना कीजिए, माइंड में अब घुमा दीजिए कि कैसा सत्ता, कैसा फ्रांस, कैसा मजा आ रहा होगा उस समय। कल्पना कीजिए। अब आपको कल्पना की दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है? तो 1815 में सीट पर कौन बैठा हुआ था? लुई 18वां। और किसका था? बुर्बो राजवंश। इसी राजवंश का 16वां क्रांति हुआ था 1789 में, जो क्रांति हुआ था उसमें। उसके बाद राजा कौन बन गया था? नेपोलियन। अब देख लीजिए,
सन 1824 में, सन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। और इसने अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 15 और 9 24 होता है। 9 साल तक इसने सत्ता में अपना अहम भूमिका निभाया, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी फ्रांस को ये नहीं दिया। बात समझ में आ गई ना? तो इसने कितना साल तक किया? 9 साल तक। क्योंकि मेटरनिख जो था ना, याद रखिएगा, अगर मेटरनिख की सत्ता की बात करें तो 1815 से 1848 तक रहा, और जब तक मेटरनिख रहेगा तब तक अच्छा काम संभव नहीं है। याद रखिएगा, जब तक मेटरनिख रहेगा तब तक अच्छा काम होगा नहीं। 1824 तक तो ये रहा। 1824 में जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई तो बाबू रे, किसी भी देश को चलाने के लिए राजा की जरूरत है। राजा की जरूरत है ना? इसको भी, फ्रांस को भी राजा चाहिए था। कौन मर चुका था? अभी लुई 18 मर चुका था। राजा चाहिए, चूंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री किसी कारणवश से, अगर भगवान न करे कि ऐसा हो और मर गए, तो भैया या तो चुनाव होगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यही ना होगा। लेकिन भारत क्या बिना प्रधानमंत्री के होगा? बोलिए, भारत में बिना प्रधानमंत्री का राज चलेगा? तो फ्रांस को राजा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? फ्रांस को राजा चाहिए था। तो भैया फ्रांस के राजा को तैयारी किया जा रहा था, और एक बार फिर से एक ऐसे सम्राट का चयन किया गया, समझे कि नहीं, जिसने दिल दहला दिया फ्रांस को। जिसने क्या कर दिया? दिल दहला दिया। और शायद फ्रांस में ऐसा खतरनाक राजा नहीं बना होगा, जिसने 1830 ईस्वी में अब क्या था, इसके मरने के बाद एक नया सम्राट बना। कौन सा सम्राट बना? नया सम्राट। नया सम्राट लोगों ने चुन लिया, यही ऑस्ट्रिया जो है, मेटरनिख वगैरह सब मिल करके, है ना, कि अब फ्रांस का जो नया राजा होगा, नया जो सम्राट होगा, वह सम्राट जो होगा जिसका नाम है चार्ल्स दसम। क्या नाम है इसका? चार्ल्स दसम। इसका नाम क्या है? चार्ल्स दसम। इसका नाम क्या है? चार्ल्स दसम। अब बाबू ने भयंकर रूढ़िवादी आदमी, समझ में आ रहा है बात? नया सम्राट कौन बना? चार्ल्स दसम। ये भी था से किसका था? बुर्बो राजवंश का था। ये भी किसका था? बुर्बो राजवंश। ये भी बुर्बो राजवंश का था। कौन? चार्ल्स दसम। आ रहा समझ में? अब फ्रांस को लुई 18वां के बाद, लुई 18वां के बाद कौन मिल गया सम्राट? चार्ल्स दसम। समझ में आ रहा है बात? और चार्ल्स दसम कैसा राजा? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब, रूढ़िवादी भैया जो पुराने चलते आ रहा है वही काम हम भी करेंगे। हम नया परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। हम जो चलते आ रहा है, मेरे खानदान में जो किया मैं वही करूंगा। आपकी आंखें निकाल ली जाएगी, आपको गर्दन सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ सामंतवाद का युग था, सामंतवाद रहेगा, है कि नहीं? किसानों पे कर्जा में डूबना पड़ेगा। खेत किसान का होगा लेकिन मालिक किसान नहीं होगा। फसल किसान उपजाएगा, खेत किसान का होगा, मेहनत किसान करेगा, लेकिन मालिक सामंत रहेगा, राजा का आदमी रहेगा, राजा का दलाल रहेगा। हम उसमें परिवर्तन करने वाले नहीं है। समझे? ये कौन कहा दिया? चार्ल्स दसम। और क्रूरता की हद पार कर दिया इसने फ्रांस में, है कि नहीं? और मेटरनिख की 100% छोड़ दीजिए, वो जितना कहा था उससे भी ज्यादा अत्याचारी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कौन? चार्ल्स दसम। किस राजवंश का था ये भी? बुर्बो राजवंश। समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रहा है? इसने सीधा सीधी नियम बनाया 4। कितना नियम बनाया? 4। ध्यान से सुनिएगा, कितना नियम बनाया? 4। और चारों नियम ऐसा बना दिया जिससे जनता को तकलीफ हो जाए। जिससे जनता को क्या हो जाए? तकलीफ। सबसे पहला नियम बना दिया क्या भाई? कि चर्च जो है, चर्च समझते हैं ना,
और मंदिर के पुजारी को हम लोग पंडित जी कहते हैं। चर्च नहीं नहीं नहीं, पादरी, पादरी उनको कहते हैं। इसने क्या किया, चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया, शक्ति को बढ़ा दिया। चर्च की शक्ति जहां बढ़ी तहां आम लोग तबाह तो होंगे, ब्राह्मण की शक्ति बढ़ेगी तो आम आदमी तबाह होगा। अब जैसे मान के चलिए कि कहीं भी निकलना है तो भैया पतरा दिखवाइए, कितना लोग इसमें से हम लोग अभी पतरा दिखवा रहे हैं, दिखवाते हैं नहीं दिखवाते हैं। तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था, जैसे मान के चलिए कि झुंड गोरैया में भगवान जी के दारू पिलाना है, रूढ़िवादी व्यवस्था ना है, बताइए। नहीं पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो दिमाग में अब अलर बलर अपने आप बना रहे हैं कि रोज सांप निकली थे घर में, क्या कारण है, तो वहां आज वहां बड़ी दिन से दारू न पिए है भगवान जी के, भगवानों जी दारू पीते हैं, बताइए है कि नहीं। का भाई तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में खसी पड़ता है देवी जी का, ये रूढ़िवादी है व्यवस्था। शादी तुम करो, खुशियां तुम मनाओ, सुहागरा तुम मनाओ, खसी के काट दो, है कि नहीं। बेचारा खसी की इसमें कोई गलती है, बढ़िया काम कर रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, भाई बताइए, मछली मैंने आप जीव हत्या कर दे रहे हैं। हम उस पर नहीं जाते हैं भैया कि क्या है, लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था का मतलब है कि हम बदले उदलेंगे नहीं, बल्कि आओ उसी में आओ खतरनाक काम करेंगे, है कि नहीं। परिवर्तन नाम का कोई चीज यहाँ पे नहीं होगा, परिवर्तन करने वाले की गला काटी जाएगी, है कि नहीं। ज्यादा हमको समझाइएगा तो आपका भी गर्दन छोट कर देंगे, ऊपर से चाहे नीचे से, समझ में आ जाएगा आपको, समझे कि नहीं। इसलिए जो चल रहा है चलेगा, चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया, बोला कि भैया जो चर्च वाला हमको समझाएगा हम उसी की बात ज्यादा मानवे करेंगे। अब भैया लोग क्या कहने लगे, चर्च के जितना भी अपना जाने जो, जैसे हम कहते हम राजा बनल है, और हम कह दे कि हमको जो ब्राह्मण देवता कहेंगे हम वही काम करेंगे, फलना आदमी जो कहेगा हम वही काम करेंगे, तो ब्राह्मण तो कहेंगे कि अब सर को नीचे चलिए, अब सर नीचे रखने का चीज है, पांव ऊपर करने का चीज है, तो चलिए, होगा कि नहीं होगा, तो चलिए। तो चलवाता था कि हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसे चलना है कि नहीं। हमको लोग दंडवत प्रणाम करे, चर्च में जाए तो अब जितना भी लोग है बेचारा डरे, कुछ ज्ञान नहीं है, तैयो जो है लंबे चौड़े पड़ जा रहा है कि नहीं। चर्च की शक्ति को इसने मैंने बढ़ा दिया और सारा कह दिया कि चर्च जो कहेगा है ना, उसके पादरी लोग जो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार है, यानी कि चर्च की शक्ति को इसने बढ़ावा दे दिया। दूसरी बात, इसे मताधिकार सीमित कर दिया, यही इससे बहुत बड़ा गलती हो गया। मताधिकार क्या कर दिया, मताधिकार सीमित कर दिया, क्या कर दिया, सीमित कर दिया। मताधिकार, भैया राजा चुनने का अधिकारी कोई नहीं होगा, राजा चुनने का अधिकारी आप लोग नहीं होंगे, जनता नहीं होगी राजा अधिकारी चुनने के लिए। अच्छा एक चीज उठे प्रधानमंत्री एक फैसला पारित कर दे कि अब भारत में किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं होगा, इसका मतलब कि जिंदगी भर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बैठल रहेंगे, बोलिएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जनता व्याकुल होगा कि जनता को मजा आ जाएगा, व्याकुल हो जाएगा ना। कोई उठे कहे कि अब जे सत्ता पर हम बैठे हैं, केजरीवाल इधर कहे कि दिल्ली अब मेरा, दिल्ली में अब चुनाव बंद, है कि नहीं। जब तक जिंदा हम हैं तब तक अब हम ही राज्य करेंगे, समझे कि नहीं। अगर ऐसा नियम निकाल दिया और पारित हो जाए तब तो भैया सत्ता में ये हो जाएगा, हाँ फिर तो निरंकुश हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, है कि नहीं। जनता की भलाई नहीं करेगा, अरे भैया भलाई करने से क्या फायदा, राजा तुम रहेंगे। ये उठा से यही काम एक तरह से कर दिया चार्ल्स दस। इसने जो नियम निकाला कि मताधिकार सीमित का, इसने कहा कि राजा चुनने का अधिकार न किसान को है, न मजदूर को है, न फ्रांस की जनता को है, न और लोगों के है। यहाँ का राजा कौन चुन सकता है, कौन वोट देकर के राजा बना सकता है, तो उसने कहा कि सामंत लोग। किसको सिर्फ सामंत लोग हमको वोट देंगे। राजा चुनने का अधिकारी कौन होगा, सामंत। और सामंत कौन होता था, राजा का दलाल, राजा का आदमी, राजा का जो है से
एक तरह से कह सकते हैं कि रखेल। बात समझ में आ गई ना? ए भाई सुनिए जरा साहब हमको बात। जैसे हम राजा हैं, यह मान के चलिए कि हम हैं चार्ल्स दसम, और हमने नियम क्या निकाल दिया मेरे भाई कि मुझे वही चुनेगा जो मेरा आदमी होगा। तो मेरा आदमी या दूसरा को वोट देगा यार, तो हम तो जिंदगी भर के लिए राजा हो गए। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? जैसे इसने कहा कि मताधिकार का प्रयोग फ्रांस की आम जनता नहीं करेगी, राजा चुनने का अधिकारी किसान, मजदूर वर्ग का लोग, व्यवसाय वर्ग का लोग नहीं होगा। राजा बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी? सामंतियों के पास होगी। जिनका सामंत है, जो सामंती है, उनका होगा। बात समझ में आ रही है? और सामंत क्या करता था? किसानों की जमीन से किसानों की फसल को लेकर के किसानों के मेहनत को हटा करके पूरे फसल का मालिक बनता था, और खाने के लिए भी उसको छचना छचना करके देता था। किसको? किसानों का। यही ना था सामंत। सामंत जो है से किसान के, मजदूर के, आम जनता के, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलता था। वही सामंत न था। सामंत उसी को न कहा गया जो अगर तुम राजा के पास मेरी शिकायत करोगे तो राजा मेरी शिकायत नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारी आंख और यहाँ तक कि तुम्हारा धड़ भी सर से अलग कर दिया जाएगा। यही ना सामंत थे। सामंत कौन थे? जो राजा की हमेशा चापलूसी करते थे, राजा की हर गलतियों का समर्थन करते थे, राजा के हर जो है से काम में सबसे पहले अपनी भूमिका निभाते थे। सामंत उन्हीं को न बनाया जाता था। और आज वोट देने का अधिकार भी किसको मिल रहा था? सामंत को। तो बताइए, अगर हम आपको सामंती बना दिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बिहार का राजा हूं और मैंने कह दिया कि यहाँ का मालिक ये लड़का होगा गोह का, और गोह में कुछ करेगा इसको माफ है। बताइए, अगर इसका विचारधारा गलत होगा तो गलत काम करेगा और इसका कोई सजा नहीं होगा। ये कह दिया कि हमारा तो शिकायत करेगा, तो राजा तो मेरा है। तो अगर वोट देने की बारी आएगी तो किसी को दे सकता है दूसरे को वोट, कि हम ही को वोट देगा? हम आपको बना दिए गया जिला का मालिक, जाओ तुमको गया जिला तुम्हारा है कि नहीं? तुम क्या करोगे उससे मतलब नहीं है, समझे कि नहीं? दूसरा को वोट देगा जब इसको बना देंगे तो किसी को कहीं किसी को। अब बताइए, यही तो गेम खेला था कि जिंदगी भर के लिए हम राजा रहे फ्रांस का। इसने मताधिकार ही समाप्त कर दिया। अच्छा काम किया कि खराब काम? खराब भी किया कि बहुत खराब कर दिया? बहुत ज्यादा खराब। समझ में आ रही है आप लोगों को बात ना? क्या सर? खराब काम किया, बहुत ज्यादा खराब काम कर दिया, है कि नहीं? अरे भैया, आज के डेट में हमको जो नेता पसंद है हम उसको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारी नजर में लगते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ज्यादा अच्छा था, हम नीतीश कुमार को वोट देते हैं। हमारी नजर में लगता है कि नहीं लालू प्रसाद यादव जी बहुत अच्छे नेता, हम उनको वोट देते हैं। किन्हीं को लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा तो उसको वोट देता है। यहाँ स्वतंत्रता है कि नहीं है? और ज्यादा जिसको अच्छा लगता है वह ज्यादा वोट पड़ता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है? जीत जाता है। यही ना लोकतंत्र है। लेकिन वहां कहा कि राजा ऐसे नहीं होगा, सबको वोट नहीं देने दिया जाएगा, सबको चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चुनने का प्रावधान रहेगा जो सामंत होगा, राजा का आदमी ही राजा चुनेगा। वाह! माने राजा भाई चुनाव से होगा, और चुनाव करने वाला भी व्यक्ति कौन होगा? तो राजा के आदमी यहाँ होगा। ये कैसा चुनाव है भैया? जगह से बढ़िया था कि मताधिकार को समाप्त कर देते, कह देते, लिखवा के लेटर भेजवा देते घरे घर की, अब जिंदगी भर के लिए राजा चार्ल्स दसम रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है बात? सीधा बैठ जाइए। खराब काम था। सामंतवादी को बहुत कस के बढ़ा दिया। ये क्या कर दिया? सामंतवादी को बहुत कस करके बढ़ावा दिया, कस करके बढ़ावा दे दिया, बढ़ावा दिया। यानी कि कहा कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनता का तुम हाथ काटते रहे हो, तुम क्या करोगे उससे हमको लेना देना नहीं है भैया, हमको ऐश मौज में रहना है। और कैसे तुम्हारा राजा ऐश मौज करेगा?
ये सभी सामंती लोग सोचिए, तो सामंतवाद का बढ़ावा हुआ ना। हाँ, अब सामंती के यहाँ लोग दाई और नौकर की तरह खटते थे ताकि हमको भोजन की प्राप्ति हो जाए, है कि नहीं। इतना क्रूरता भर दिया था किसने, चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने। मजा आ रहा है सबको सुनने में, अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है। इसका है कौन सा है? समझे। तो ये अच्छा है, आप लोगों को लगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। और कहा कि देखो, अब कहा कि देखिए भैया हम नियम निकाल रहे हैं, अब हम हैं राजा, हम क्या है, राजा, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, और हमको पूरा फ्रांस को देखना है। कैसा हो गया, क्या चीज, कुछ दोस्त किया था, अच्छा चलिए देखिए ध्यान से। देखिए स्थिति है कि सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बात समझे, याद रखिए आप लोग सही बच्चे। हम इतना मेहनत कर रहे हैं भैया, ये आपको अगर लगता होगा कि बहुत आसानी से हम लोग को किताब में ऐसे लिखा हुआ है, तो किताब में ऐसे लिखा हुआ है क्या, ये कला है पढ़ाने की जो हम आपको दे रहे हैं, आसानी से हर बात सिखाने का जो आपसे वादा किए हैं उस वादे को निभा रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। और आपकी तैयारी चल रही है बीपीएससी की, आपकी तैयारी चल रही है यूपीएससी की, आपकी तैयारी चल रही है दरोगा की, आपकी तैयारी चल रही है एसएससी की, न चल रही है ऑपरेटर की, बात समझ में आ रही है। नहीं चल रही है तैयारी छोटे छोटे वाला नौकरी की, भैया बड़ी तैयारी करेंगे, बड़ा मिजाज रखेंगे, बड़ा नौकरी की तलाश करेंगे, और बड़ी तैयारी का बड़ा प्रयास जब करेंगे, बड़ी तैयारी जब कर देंगे, तो छोटी तैयारी के लिए तैयारी करने की जरूरत है, बोलिए। छोटी तैयारी करने की सोच नहीं रखना है किसी भी व्यक्ति को, नहीं, और खास करके जो मेरे पास है उसको, और नहीं, बड़ा कीजिए, बड़ा धमाका, बात समझ में आ गई। इस हाथ ने कईयों की जिंदगी बनाई है, और अब आपकी बारी है कि नहीं। चिट्ठा उड़ा दीजिए नौकरी की। आदमी कहता है कि नौकरी नहीं मिलता है, हम कहते हैं कि नौकरी बहुत आसानी से और बहुत आराम से हम दे देंगे, विश्वास सिर्फ होना चाहिए बिट्टू सर पर, पढ़ लीजिए आ जाएगा, ठीक है ना। लोगों को भ्रम जो दिमाग में हो गया कि मुझे नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं कि तुझे ही मिलेगी, प्रयास तो एक बार कर ले मेरे साथ, है कि नहीं। एक बार समय तो हमको दे दे। किसी ने कहा कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैंने कह दिया कि तुम मुझे समय दे दो मैं तुम्हें वीआईपी नौकरी दूंगा। तालियां तो यही बजनी चाहिए। ये मेरा उद्देश्य सुन लीजिए, मेरा उद्देश्य सुन लीजिए, हर घर में फॉर्च्यूनर लगा देना। एक फॉर्च्यूनर से मेरा काम चलने वाला नहीं। बिट्टू सर जब निकले गया चलने के लिए, तब पीछे से 10 फॉर्च्यूनर साथ चले, बात समझ आ गई ना। क्रांति करना है, क्रांति सिर्फ फ्रांस में होगा, और क्रांति यहाँ भी होगा, बिट्टू सर के क्लास में भी क्रांति चलेगा, क्या सर। देखिए सामंतवादी को बहुत कस करके क्या किया, बढ़ावा दे दिया, किसने, चार्ल्स दसम। बढ़िया से बैठ ना रे, सोचता है तब बोलता है, फटाक से बोल, उतना समय है सुनने का। सामंतवादी को बहुत कस करके बढ़ावा किसने दे दिया, चार्ल्स दसम। किसने दे दिया, चार्ल्स दसम। समझ आ रहा है बात, चार्ल्स दसम ने दे दिया बढ़ावा, किसका, चर्च की शक्ति का। इसने बढ़ावा दे दिया कि मताधिकार कोई नहीं मत दे सकता, राजा चुनने का अधिकार सिर्फ सामंतियों को होगा। सामंती किसको कहेंगे, जो राजा का एक तरह से दलाल था। हम दलाल बार बार बोल रहे हैं इतिहासकारों, दलाल
सामंती का मतलब है कि नहीं है? और जिनकी भी विचारधारा सामंती की है, चकनाचूर कर देंगे आपको, है कि नहीं? याद रखिएगा, हर गरीब, हर अमीर, हर लोग जो पढ़ेगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, गरीब का भी बेटा राजा बनेगा और उसको भी नौकरी मिलेगी। ये बिल्कुल है ना? अब स्थिति को समझिए। इसने कहा कि भैया अब हम भोग विलास में लगेंगे, हम इतना बड़ा फ्रांस को अकेले संभालेंगे नहीं, मालिक हम, लेकिन एक खास आदमी रखेंगे जो मेरा मंत्री होगा, मंत्री में भी वह प्रधान होगा, मंत्री में भी वह क्या होगा? प्रधान होगा। इसने अपने तरफ से एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया और कहा कि भैया हम तनी हमको राजा है, तनी शराब पिलाओ, बात समझ में आ रही है ना? तनी सुंदरी बुलाओ, है कि नहीं? थोड़ा जो है से हमको जो है से थोड़ा शिमला घूमने दो, थोड़ा हमको भारत भ्रमण करने दो, भैया फ्रांस भ्रमण करने दो, विदेश भ्रमण करने दो, बात समझ आ रही है ना? थोड़ा जो है से हमको एकदम तनी पार्टी उटी समुद्र के किनारे वाला गोवा हुआ में जैसे होता है वैसे थोड़ा करने दो, है कि नहीं? अब तुम हम राजा हैं, भोग विलास सब हमको करना है, तो भैया प्रॉब्लम सुनेगा के? तो चिंता मत कीजिए, हम मंत्री में से भी एक प्रधानमंत्री चयन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हमको फोन करेगा, आप लोग कोई फोन नहीं कीजिएगा। फोन के जमाना था उस समय। बस समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि टोटल शिकायत किनसे कीजिए? टोटल बोलिए वो हमसे बात करेंगे डायरेक्ट, हम किसी जनता से अब जुड़े हुए नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? और इसने क्या किया? इसने जो है पोलेग्नेक को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। किसको चुन लिया? पोलेग्नेक को। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री चुनना। याव चोट्टा पागल था, एकरो से खत्म था। बात समझ में आ गई? इसको जैसे ही कहा कि हमसे सिर्फ बात कौन कर सकता है? पोलेग्नेक कर सकता है, जो प्रधानमंत्री जिसको हमने चयन किया वही बात करेगा। याव बौड़ाहा हो गया। क्या ठीक चल रहा है ना अभी वीडियो? चल रहा है ना? गड़बड़ाएगा तब बोल दीजिएगा। पोलेग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। समझ में आ गया बात? मेरे क्लास के पागलों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोल के दिखा दो कि हम जिंदा हैं। आ गया समझ में? ये चार्ल्स दशम से भी ज्यादा खतरनाक, चार्ल्स दशम से भी ज्यादा क्रूर, चार्ल्स दशम से भी ज्यादा नियम बनाने वाला ये हो गया।